हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं कक्षा की कविता नंबर 6। कविता का शीर्षक है ऐसा भी होता है। कविता का शीर्षक है ऐसा भी होता है। इस कविता के कवि है अभिषेक जैन। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं देखिए। हाइकू मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। ये हाइकू जो कविता है, इस कविता को दुनिया के अंदर सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक में हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया। हाइकू कविता 5-7-5 बराबर 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। आइए देखते हैं ये हाइकू विधा क्या होती है। विधा कहते हैं प्रकार को, जैसे किस्म को कहते हैं विधा। विधा का अर्थ होता है प्रकार। हाइकू कविता जो होती है वो सिर्फ 3 ही लाइन में होती है कविता। उसके जो छंद होते हैं, जिसको हम स्टैंजा कहते हैं इंग्लिश में, वो छंद जो होते हैं वो सिर्फ 3-3 लाइन के होते हैं। देखिए आप कविता के अंदर, किताब में देखिए आप, पहला गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार, ये 3 लाइन हो गई। फिर 3 लाइन रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध। इस तरीके से 3-3 लाइन पूरी कविता में देखिए आप, 3-3 लाइन ही आपको दिखेंगी। और इस कविता की एक और खासियत ये होती है कि जो कविता की जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन में सिर्फ 5 अक्षर होते हैं। जैसे देखिए गरजे मेघ, 5 ही वर्ण होते हैं। जैसे गरजे मेघ, ग र जे मेघ हो गए 5, गरजे मेघ। दूसरी में 7, सहम कर कापी, सहम कर स ह म कर कापी हो गए 7। तीसरी पंक्ति में फिर 5 अक्षर, कच्ची दीवार। और ये कविता जो होती है कुल 17 अक्षरों की होती है। 17 अक्षर देखिए तुम, पहले इसमें 5, दूसरे इसमें 7 और तीसरे इसमें 5। टोटल कितने हो गए? 17। मतलब इसका एक स्टैंजा, एक छंद जो है वो 17 वर्णों का होता है। अक्षर में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कभी 17 से भी ज़्यादा अक्षर इस कविता के, हाइकू कविता के अंदर हो सकते हैं। लेकिन कविता में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसकी 3 ही पंक्तियाँ रहती हैं। इसकी पंक्तियाँ जो है वो 3 ही पंक्तियाँ रहती है। तो आइए देखते हैं इस कविता के अंदर कवि क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहंकार दुष्परिणाम, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं इस कविता में कवि हमसे क्या कह रहे हैं, हमको कौन सी बातें बता रहे हैं। सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का, उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु, डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात कहना भूल गया कि अभी तक अगर आपने किताब अपनी सामने न रखी हो तो पहले किताब अपने सामने रख लीजिए। आइए देखते हैं। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। कवि कहते हैं कि गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। इस छंद में कवि हमसे क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं। बरसात के मौसम में क्या होता है? उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं, जोर जोर से बिजलियां चमकती है और जोर जोर से बादल गरजते हैं। बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट से, बादलों का जो आवाज़ होता है ना, कितना खतरनाक आवाज़ होता है, डर लगने लगता है हमको। तो बादलों के ये जोरदार गड़गड़ाहट से
मिट्टी से बनी कच्ची दीवारें हिलने लगती है। और वो बादलों की आवाज़ से, वो बादलों की डरावनी आवाज़ से क्या होता है, कच्चे मकानों की जो कच्ची दीवारें होती है वो दीवारें हिलने लगती है। अब ये जो सीन हमको बताया है कवि ने, इसके माध्यम से कवि हमसे क्या कह रहा है, देखिए, यह दृश्य उसी तरह से होता है, यह दृश्य उसी तरह से होता है। कैसे? उसी तरह से होता है जैसे कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर बेसहारा आदमी को धमका रहा हो। ऐसे ही होता है जैसे कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी को, बेसहारा आदमी को धमका रहा है, उसे डरा रहा है, उसे डरा रहा है, और वह आदमी उसके डर से कांप रहा हो, और वह आदमी उसके डर से कांप रहा हो। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। आइए देखते हैं दूसरे छंद में क्या कहते हैं कवि। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। अर्घ चढ़ाना, हिंदू धर्म के अंदर जब पूजा करते हैं तो ऐसी जो प्राकृतिक चीज़ें होती है उसको अर्घ चढ़ाते हैं, कहते हैं जल चढ़ाते हैं। अर्घ चढ़ाना, जल चढ़ाना। तो सूर्योदय का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। कवि कह रहे हैं कि जो सूर्योदय का जो दृश्य होता है, जब सूरज निकलता है, सूरज का उदय, सूर्य का उदय मतलब सूर्योदय, सूर्योदय होता है, तब क्या होता है, सूरज की स्वच्छ किरणें जब धरती पर पड़ती है तब ऐसा लगता है जैसे सूरज अपनी किरणों से धरती को अर्घ चढ़ा रहा है। तब ऐसे लगता है जैसे सूरज अपनी किरणों से धरती को अर्घ चढ़ा रहा है। देखिए, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखते वक्त में एक बात का आप ध्यान रखिए, जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखिए, और जब मैं समझाता हूँ तब आप मेरी तरफ देखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों के? हाँ, तो चलो देखिए, कह रहे हैं आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। कवि कहते हैं कि सूर्य अपनी किरणों के जरिए पूरी दुनिया में उजाला फैलाता है। पूरी दुनिया का सूरज एक है, पूरी दुनिया का चांद एक है। तो सूरज जो है पूरी दुनिया में अपनी किरणों के जरिए क्या करता है, उजाला फैलाता है। कवि ने यहाँ सूर्य और धरती दोनों का मानवीकरण किया है। कवि ने यहाँ पर क्या किया है, सूर्य और धरती, इसका मानवीयकरण किया है, मतलब इनको मानव जैसा बना दिया है, इनको इंसान जैसा बना दिया है। क्या कह रहे हो, दोनों को इंसानी रूप दे दिया है। दोनों को उसने क्या किया है, दोनों को उसने इंसानी रूप दे दिया है। कवि कहता है कि सूर्य धरती के पास आते आते, सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज से निकलकर धरती के पास जब आती है तो आते आते क्या होता, आते आते वो थक जाती है। इसलिए कवि कह रहा है कि वह धरती की गोद में बैठ गई है, धरती की गोद में आके पसर गई है। पसर जाना वैसे सोने को भी कहते हैं। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। खुली आंखों ने क्या किया, जीवन भर देखे बंद सपने। इसके बारे में कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि हमारे देश में गरीब और मजबूर लोगों को ठगने वाले लोग उनसे तरह तरह के वादे करते हैं। हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनको जो ठगने वाले, धोखा देने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको उनसे तरह तरह के वादे करते हैं, उन्हें झूठी उम्मीद दिलाते हैं। ये बेचारे लोग खुली आंखों से जीवन भर सपने देखते रहते हैं। उनके लिए यह सपने ही रह गए हैं, उनके ये सपने कभी भी पूरे नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। कवि कहते हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे प्राणियों के लिए पेड़ों की छाया नहीं मिलती। प्राणियों को पेड़ों की छाया नहीं मिलती क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, इसलिए प्राणियों को छाया नहीं मिलती। पेड़ के कट जाने से पक्षियों के घोंसले भी उजड़ गए हैं, और पेड़ों के कटने की वजह से पक्षियों के जो घोंसले हैं वो घोंसले भी उजड़ गए हैं। बेचारे पक्षी अपने घर के उजड़ जाने से रोते हुए फिर रहे हैं, और वो जो पक्षी है बेचारे रोते हुए फिर रहे हैं अपने घर के लिए। बच्चे पतंग
माँ बाप थामे डोर छूते गगन। कवि कह रहा है कि बच्चे पतंग की तरह होते हैं, बच्चे पतंग की भांति होते हैं। उनकी डोर उनके माता पिता के हाथ में होती है। उनको सही मार्गदर्शन मिला तो पतंग की तरह आकाश में वो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उनको उचित अगर मार्गदर्शन उनके माता पिता के जरिए अगर मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो भी ऊंचाइयों को छूते हैं, मतलब कामयाब होते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। तन माटी का फिर गुमान कैसा कद काठी का। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप पर बड़ा गर्व होता है। जो भी हुआ सब उसने ही किया, और जो भी हो रहा है वो सब, जो भी हो रहा है वही सब कर रहा है। पर अपने आप पर घमंड करने वाला वह इंसान यह भूल जाता है कि जिस शरीर पर वो घमंड कर रहा है वह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और एक दिन उस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। उसके बाद देखिए, उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। ठगा सा तरु, तरु यानी झाड़, तरु यानी पेड़, ठगा सा मतलब जिसके साथ कुछ धोखा धड़ी हुई है उसको कहते हैं ठगा सा। उड़ा पखेरु, देखिए पेड़ की शोभा जो होती है वो पक्षियों से होती है। पेड़ की जो शोभा होती है वो किससे होती है, पक्षियों से होती है। पेड़ के ऊपर यदि पक्षी ना हो तो पेड़ अच्छा नहीं लगता है, और जो पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी होते हैं वो पेड़ बहुत अच्छा लगता है। तो कहा है कि पेड़ की शोभा पक्षी से होती है, पक्षी के उड़ जाने पर पेड़ खाली हो जाता है। वैसे ही और पेड़ लूटा हुआ सा रह जाता है। कवि कहते हैं कि वैसे ही रिश्ता हमारे शरीर और हमारे प्राण का है। हमारे शरीर की शोभा जो है वो प्राणों से है, हमारे प्राणों से। हमारे शरीर की जो शोभा है वो हमारे प्राण से है, वो हमारी रूह से है। अगर हमारे शरीर में से प्राण निकल जाए तो हमारा शरीर जो है वो बेजान हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। अगला देखते हैं, डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया जो है, डाकिया देखते हैं आप, आजकल के ज़माने में डाकिया भी नहीं आते क्योंकि मोबाइल का दौर आ गया है। सारे मैसेजेस और सारे फ़ोन मोबाइल पर ही आ जाते हैं। सब सिर्फ सरकारी कामों के लिए ही डाकघर चलता है। डाकिए के झोले में कई तरह के पत्र होते हैं। देखिए आप, डाकिए का जो झोला होता है उसमें क्या होता है, कई तरीके के पत्र उसके अंदर होते हैं। कई तरीके के मतलब कोई पत्र ऐसा होता है जिस पत्र की वजह से लोगों को खुशी मिलती है, और कुछ पत्र ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दुख मिलता है। और किसी के लिए दुख की खबर होती है तो किसी के लिए सुख की खबर होती है। जिनको खुशी मिलती है वो खुशी मनाते हैं, और जिनको दुख होता है वो गम में डूब जाते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन में भी ऐसे ही सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए उनसे हमने नहीं घबराना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। मैया की चिट्ठी आई, माँ की चिट्ठी आई, मैया यानी माँ, वृद्धाश्रम से। वृद्धाश्रम कहते हैं ओल्ड एज होम को, जहाँ पर हमारे बूढ़े माँ बाप को ले जाकर लोग रख देते हैं, उसको कहते हैं वृद्धाश्रम। वृद्ध अधिक आश्रम, ऐसा बना हुआ ये शब्द है वृद्धाश्रम। तो क्या कह रहे हैं कि बेटा कैसा भी हो, लेकिन उसकी माँ के दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है। बेटे ने अपनी माँ को अपने साथ रखने के बदले में उसको वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया, और अपनी माँ से छुटकारा उसने पा लिया। लेकिन फिर भी माँ के दिल में ऐसे बेटे के लिए भी प्यार होता है। आखिरी देखेंगे, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए उसके संस्कार, उसको दी गई अच्छी तालीम उसके लिए नायाब तोहफा होती है। आपको जो आपके माँ बाप जो अच्छी तालीम देते हैं वो क्या है बेटा, आपके लिए वो एक नायाब तोहफा है। कवि कहता है कि अगर संस्कारी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत अच्छे संस्कार हैं, ऐसा व्यक्ति अगर उसके संस्कार खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति का सब कुछ उजड़ गया हो। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम की कमी होने की वजह से मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और अगर कविता समझ में आए
तो क्या करना है आपको मालूम है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।